देखिए यहाँ पर थर्ड पेपर का यूनिट नंबर फर्स्ट है और यहाँ पर एक एस्से है अ रूम ऑफ वंस ऑन। अ रूम ऑफ वंस ऑन को लिखा था वर्जीनिया वुल्फ ने। तो देखिए अ रूम ऑफ वंस ऑन ये एक प्रकार का एस्से है। इसको लिखा था वर्जीनिया वुल्फ ने। ये पब्लिश किया गया 1929 ईस्वी में। और वर्जीनिया वुल्फ जो है 20th सेंचुरी की फीमेल ऑथर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीमेल ऑथर में से एक हैं। और बात करें ये एस्से जो है 2 लेक्चर पर बेस्ड है, जिसको वर्जीनिया वुल्फ ने 1928 ईस्वी में न्यूनहैम कॉलेज और गिल्टन कॉलेज में दिया था। और ये न्यूनहैम कॉलेज और गिल्टन कॉलेज ये फर्स्ट 2 वीमेन कॉलेज है। और वहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर था इनका वो था वीमेन एंड फिक्शन पर इन्होंने लेक्चर दिया था। इसके बाद में बात करें थीसिस की, तो इसका थीसिस ये है कि वीमेन को मनी और जो है कुछ पैसे की नीड होती है, मनी की नीड होती है, और जो है खुद एक कमरे की नीड होती है, एक पर्सनल प्राइवेट रूम की नीड होती है, अगर ये लिखना चाहती हैं तो। क्लियर है? इस तरह से यहाँ पर इन्होंने बताया वर्जीनिया वुल्फ ने कि नैरेटर अनइम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर जो भी बात बताई जाएगी वो हर वीमेन के लिए ज़रूरी है, हर वीमेन को रिप्रेजेंट करता है। नैरेटर यहाँ पर नैरेट करती है कि कहानी में कि ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी को फिक्शनल यूनिवर्सिटी के रूप में लेते हुए वो कहती है कि ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी के एक लॉन में वो बैठी हुई है और वो वहाँ पर बैठकर अपने लेक्चर को कंपोज करने के लिए ट्राई कर रही है, सोच रही है। और जब ऐसा की है तो वहाँ पर जो एक गार्ड आता है और इनको रोकता है और बोलता है कि ये जो लॉन है ये फेलोज और स्कॉलर्स के लिए रिजर्व है, ये आपके लिए नहीं है। एक्चुअली पार्ट 1 में मैरी बेटन के माध्यम से ये चीज़ बताई हैं वर्जीनिया वुल्फ ने। और यहाँ पर फिर आगे बताया जाता है कि आगे जब जाती हैं तो कई सारे जगह पर जाती हैं, जैसे ये जब गार्डन में जाती हैं तो गेट कीपर रोक देता है और बोलता है कि यहाँ पर जो है वीमेन एंट्री प्रोहिबिशन है, मना है। और दूसरा नंबर फिर ये आगे कई जगह पर जाते हैं, जैसे लंच पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर ये बड़े आश्चर्य हो जाता है, इनको बहुत सरप्राइज होता है कि किस तरह से मेन और वीमेन के बीच में ब्राइट कन्वर्सेशन हो रहा है। इस चीज़ को देखकर ये बड़ी आश्चर्य हो जाती है। बाद में ये डिनर के लिए ये फिक्शनल कॉलेज फर्नहैम में रुकी थी, वहाँ पर डिनर के लिए जाती है और डिनर खाती है। तो वहाँ का डिनर जो है, वहाँ का मील जो है वो कैंटीन के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट था, अलग था। अभी अपने दिनों पर रिफ्लेक्ट करते हुए ये नैरेटर को इस बात का रियलाइज होता है कि विमेन को एजुकेशन, फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल लेगेसी से दूर रखा गया है। और इस चीज़ का फ़ायदा यानी कि एजुकेशन, फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल लेगेसी ये हमेशा मेन लोग ही इस चीज़ को एक्सेस में करते हैं, इस चीज़ को फ़ायदा उठाते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन नैरेटर गोज टू द ब्रिटिश लाइब्रेरी। अगले दिन नैरेटर जो है ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाते हैं एंड फाइंड्स डैट इट इज़ अ मैस्कुलाइन इंस्टीट्यूशन। और ये नैरेटर यानी कि वर्जीनिया वुल्फ ये पाती हैं कि लाइब्रेरी जो कि लाइब्रेरी होनी तो चाहिए सबके लिए, लेकिन वो मैस्कुलाइन इंस्टीट्यूशन है। वहाँ पर ऐसा रूल है कि अगर फीमेल आते हैं तो उनके साथ में कोई मेल होना चाहिए। और इसके साथ में जैसे तैसे करके वो लाइब्रेरी में इंटर करती हैं। और जब लाइब्रेरी में इंटर करती हैं तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि मेन के द्वारा लिखी गई वीमेन पर कई सारी किताबें हैं, लेकिन उनको ऐसी कोई किताब नहीं मिलती हैं जो कि वीमेन पर हो और वीमेन के ही द्वारा लिखी गई हो। सी थ्योराइजेज डैट वीमेन हैव अ मिरर। वो आगे इस चीज़ को थ्योराइज करती है, एक तरह से थ्योरी में बताती है अपनी थ्योरी में
कि वीमेन जो हैं एक ऐसा मिरर की तरह हो गई हैं, इन विच एक ऐसे मिरर की तरह हो गई हैं जिसमें मेन लोग अपने आप को देखते हैं, ठीक है, उन पर राज करते हैं, उनको अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। मतलब वीमेन मेन चाहते हैं कि वीमेन जो है मेरे अनुसार काम करें, और इसके साथ में वो सुपरियॉरिटी दिखाना चाहते हैं। और आगे देखिए, जब वीमेन के लेगेसी को देखें तो वीमेन के लेगेसी के अनुसार नैरेटर को ये पता चलता है कि वीमेन के बारे में, वीमेन की लाइफ के बारे में बहुत मुश्किल से ही कोई जानकारी मिल पाती है। अर्थात वीमेन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता लगाने के लिए वो हार्डली ही कोई इन्फॉर्मेशन पता चल पाता है। उसके बाद में इन्होंने सपोज किया, इन्वेंट किया खुद से एक तरह से, ये सपोज किया कि सपोज करो अगर विलियम शेक्सपियर की बहन, मान लो उसका नाम जूडिथ शेक्सपियर है, वो होती तब उसके बारे में क्या होता। वो ऐसी वीमेन हुए जूडिथ शेक्सपियर जो कि पोटेंशियल के साथ में जीनियस है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल कैपेसिटी है और जीनियसनेस के साथ में है, लेकिन उसे कभी एक शब्द लिखने का परमिशन नहीं दिया गया और ना ही उसे मैन की तरह फ्रीडम दी गई। और फाइनली उसने क्या किया, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, क्योंकि जो सोसाइटी है वो सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड अगेंस्ट मेन, सॉरी यहाँ अगेंस्ट वीमेन, सोसाइटी जो है वीमेन के अगेंस्ट स्ट्रक्चर है। बिकॉज ऑफ दिस जूडिथ जो कि इतनी टैलेंटेड थी, बिल्कुल विलियम शेक्सपियर के बराबर, लेकिन उसे कोई अलाउ, उसके ऊपर लिमिटेशन रखा गया, उसने कॉमिट सुसाइड कर लिया। बट नाउ द नैरेटर, बट लेकिन होता क्या है, नैरेटर इस बात पर फोकस करता है कि वीमेन को लिखना चाहिए, है ना, अगर वीमेन लिखेंगी तो। और इसके साथ में नैरेटर ये भी करती है, एक वीमेन राइटर की पूरी हिस्ट्री, वीमेन राइटर की जो भी हिस्ट्री है, यानी कि जितने भी वीमेन राइटर ने जो कुछ भी लिखा है आज तक, उन सब की एक लिस्ट तैयार करती है और उसके माध्यम से वो एक दूसरे से ये कहते हैं कि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस होना चाहिए। और आगे वो जब वहाँ जाती है, न्यूनहैम और गिल्टन कॉलेज में जाती है, क्या करने, लेक्चर डिलीवर करने जब जाती है, तो वहाँ पर ये पाती है कि वो ऑडियंस को, यानी कि ऑडियंस का मतलब स्टूडेंट्स को हमेशा इसी बात पर फोकस करती है कि आप जो है एक ऐसे लेगेसी क्रिएट करो, अपने डॉटर्स के लिए लेगेसी क्रिएट करो, ताकि वो जो हैं आपसे कुछ सीख सके। और वो जूडिथ शेक्सपियर के इमेज को कंज्यूम करती हैं और कहती हैं चलो ठीक है, थोड़ी देर मानते हैं कि जूडिथ शेक्सपियर ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन इसके बावजूद जूडिथ शेक्सपियर की डेथ तो हो गई, लेकिन एक पोएट कभी मरता नहीं है। पोएट कहीं ना कहीं जीवित रहता है अपने पोएम के थ्रू, अपने क्वालिटी के थ्रू। तो इस तरह से हमें खुद जो है फोकस करना चाहिए। अब देखिए दूसरा सेक्शन है इंट्रोडक्शन टू द सेकंड सेक्स। इसको लिखा था साइमन डी बॉबियर ने लिखा था। अब यहाँ पर साइमन डी बॉबियर ने सेकंड सेक्स के रूप में वीमेन को कंसीडर किया है। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि वीमेन हमेशा से हिस्ट्री में कहीं ना कहीं एक अपना प्लेस, हिस्ट्री में एक प्लेस बनाने के लिए, अगर वीमेन की हिस्ट्री उठाकर देखा जाए तो वीमेन हमेशा अपना जगह बनाने के लिए वीमेन को हमेशा स्ट्रगल करना पड़ा। और वीमेन के अचीवमेंट का कोई रिकॉर्ड जो है 18th सेंचुरी के पहले तक वीमेन ने क्या अचीवमेंट्स किया, इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। जबकि वहीं पर मेन ने जो कुछ भी किया, छोटी से छोटी चीज़ों को किया, उन सबको एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। लेकिन अर्ली 20th सेंचुरी में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल बेसिस पर जो भी फ्रेंच वुमेन की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल स्टैंडिंग के लेवल से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ पर पैट्रियार्कल मेंटालिटी के रूलिंग के कारण इनमें सुधार विमेन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है।
इसलिए साइमन डी बॉबियर ने ये बुक लिखा द सेकंड सेक्स। इसके थ्रू इन्होंने यही बताया कि कंटेम्प्रोरी सोसाइटी में विमेन की क्या सिचुएशन है, क्योंकि एक वर्क के थ्रू जो है ये एक तरह से क्रांतिकारी ला सकती हैं। देखिए द सेकंड सेक्स को पब्लिश करवाया गया 1949 में, पब्लिश इन्होंने करवाया और कहाँ पर करवाया, फ्रांस में करवाया। और इसके साथ में ये द सेकंड सेक्स एक फेमिनिज्म मूवमेंट में देखा जाए तो साइमन डी बॉबियर का एक रिवोल्यूशनरी वर्क है, एक क्रांतिकारी वर्क है, बिकॉज शी इज़ द फर्स्ट फेमिनिस्ट हु मैनेजेस टू जस्टिफाई हर पोजिशंस बाय फिलोसॉफिकल एंड हिस्टोरिकल थीसिस। क्योंकि ये साइमन डी बॉबियर ये फर्स्ट फेमिनिस्ट हैं जिन्होंने विमेन के पोजीशन के लिए फिलोसॉफिकल और हिस्टोरिकल थीसिस के बेस पर एक जस्टिफाई करने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं राइटर के बारे में, यानी कि साइमन डी बॉबियर के बारे में। तो ये जो साइमन डी बॉबियर हैं एक फ्रेंच राइटर हैं, इसके साथ में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, फेमिनिस्ट हैं और सोशल थ्योरिस्ट हैं। और जो है ये जो हैं चूँकि फीमेल हैं, इनके ऊपर फेमिनिस्ट एक्जिस्टेंशियलिज्म और फेमिनिस्ट थ्योरी का बहुत ज़्यादा प्रभाव आया है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर इनका इन्फ्लुएंस हुआ है। बात करें सेकंड सेक्स के बारे में, तो ये जो सेकंड सेक्स है इसमें ऑथर जो हैं पूरी हिस्ट्री में विमेन के साथ किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस किया है। और साइमन डी बॉबियर ने 14 मंथ जो है विमेन पर रिसर्च किया और उसके बाद में यानी कि 1946 से 1949 के बीच में 14 महीने तक विमेन पर काम किया और उसके बाद में ये बुक लिखा द सेकंड सेक्स। इसको 2 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया, एक फैक्ट एंड मिथ्स और दूसरा है लिव्ड एक्सपीरियंस। अब बात करें द सेकंड सेक्स, ये फेमिनिस्ट फिलॉसफी का एक मेजर वर्क माना जाता है। और जैसे देखिए फेमिनिज्म का 2 वेव आया था, एक था आपका फेमिनिज्म का 2 वेव आया था। एक जो था आपका वो क्या था, जिसमें विमेन को ये फ्रीडम दी गई, विमेन इस चीज़ पर फ्रीडम पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे कि उनको भी पैट्रियार्कल चीज़ों में प्रॉपर्टी मिले। लेकिन फेमिनिज्म के सेकंड वेव में ये बताया गया कि फेमिनिज्म को यानी कि फीमेल को सोसाइटी में मेल के इक्वलिटी दिया जाए। और इसके साथ में इन्होंने इस बुक का मोस्ट फेमस कोट है जिसको साइमन डी बॉबियर ने कहा, वन इज नॉट बॉर्न अ विमेन बट बिकम्स वन। कोई जब पैदा होती है तो वो वीमेन नहीं होती है बल्कि उसको वीमेन बनाया जाता है सोसाइटी के द्वारा, इन सब के थ्रू। अब बात करें इस बुक का टाइटल द सेकंड सेक्स, ये जो है वीमेन को रिफर करता है, यानी कि द सेकंड सेक्स वीमेन को एज अ सेकंड सेक्स डिनोट करता है। और इसके साथ में बात करें मेल को यानी कि सोसाइटी को, क्योंकि उस समय की जो सोसाइटी थी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी या पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी को एक जो है द फर्स्ट सेक्स के रूप में कंसीडर किया जाता है। याद रखना है ना, सोसाइटी को जो है फर्स्ट सेक्स के रूप में कंसीडर किया गया, लेकिन वीमेन को द सेकंड सेक्स के रूप में कंसीडर किया गया था। इसके बाद में अगर मेन की बात करें तो मेन जो है फंडामेंटली कहीं ना कहीं वीमेन को अप्रेस करना चाहते थे, है ना, हर लेवल से। और साथ में मैन ने एक वीमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइज कर रखा था, यानी कि हर फील्ड में वो वीमेन को सप्रेस ही करना चाहते थे। और इसके साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि विमेन जो हैं वो खुद ही नहीं बल्कि उनसे एक जो है रिलेटिव, मीन्स इसको ऐसे समझो, इस सोसाइटी में जो विमेन हैं, विमेन को हमेशा उनकी इंडिविजुअलिटी आइडेंटिटी के रूप में नहीं जाना गया। मतलब विमेन को विमेन की तरह से नहीं जाना जाता है, बल्कि सोसाइटी में अगर विमेन की कोई आइडेंटिटी है तो या तो विमेन को उनके पिता के नाम से पहचाना जाता है, या तो उनके भाई के नाम से, या तो उनके हस्बैंड के नाम से, या उनके बेटे के नाम से कंसीडर किया जाता विमेन को। विमेन को कभी उनको एक स्पेशल पोजीशन सोसाइटी में, स्पेशल प्लेस नहीं प्रोवाइड किया गया। और विमेन के लिए तो उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, जबकि हर पर्सन का अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। अब जैसे ये द सेकंड सेक्स 2 वॉल्यूम में आया, पहला वॉल्यूम है फैक्ट एंड मिथ। तो देखिए फैक्ट एंड मिथ में बॉबियर ने जो है विमेन को इस रूप में डिस्क्राइब किया है कि विमेन जो होती है ना, एक ऐसी क्रिएचर्स होती हैं जिनका काम होता है ह्यूमन बींग्स की स्पीसीज को ग्रो करना, एक्सपेंड करना, है ना। और आगे वो कहती हैं कि मेन के अनुसार अगर देखें तो वीमेन तो केवल एक रिप्रोडक्शन के लिए होती हैं, है ना। वीमेन का काम है कि बच्चे पैदा करना, ठीक है। और इसके साथ में वो धीरे धीरे जो है मेन के डोमिनेंस में रहना, मतलब यही सब रहता था, क्लियर है। और यहाँ पर एक जो है एंसेंट ग्रीक लाइक पाइथागोरस जिन्होंने लिखा है देयर इज नो गुड प्रिंसिपल डेट क्रिएटेड ऑर्डर लाइट एंड मैन एंड अ बैड प्रिंसिपल डेट क्रिएटेड कॉज डार्कनेस एंड वीमेन। अब देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें तो इन्होंने उनके घरों में मीन्स वीमेन को एक स्पेशल पोजीशन दिया, लेकिन जहाँ पर वीमेन से ये पाया गया कि वीमेन को उनके घरों में ही कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें लाइक डिस्क्रिमिनेशन जैसा फेस जो है स्ट्रगल करना पड़ा, भेदभाव घर में ही करना पड़ा। और वीमेन को इसी रूप में केवल हमेशा एग्जामिन किया जाता है कि बर्थ कंट्रोल मेथड को स्प्रेड कैसे किया जाए, और इसके बाद अबॉर्शन के हिस्ट्री के रूप में वीमेन को देखा गया। साइमन डी बॉबियर जो हैं वीमेन के बारे में लिखते हैं, जैसे रोजा लग्जमबर्ग और इसके साथ में मैरी क्वेरी, इन्होंने कुछ वीमेन का एग्जाम्पल लिया है। और इन्होंने फीमेल्स के मेंस्ट्रुएशन, वर्जिनिटी, फीमेल सेक्सुअलिटी इंक्लूडिंग कोपुलेशन, मैरिज, मदरहुड, प्रोस्टिट्यूशन इन सब चीज़ों पर फोकस किया है। बॉबियर कोट्स द ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ऑफ 1878 इन विच अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन राइट्स, यहाँ पर देखें, इट इज एन इंडिस्प्यूटेबल फैक्ट डेट मीट गोज बैड when touched by menstruating women। देखिए माइथोलॉजिकल लिटरेचर में अगर बात करें तो वीमेन को गॉड के रूप में, सॉरी गॉडेस के रूप में कंसीडर किया जाता है, जैसे गॉडेस दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, इन सब के रूप में वीमेन को कंसीडर किया गया अगर माइथोलॉजिकल लिटरेचर की बात करें तो। फिर इसके बाद में आगे देखिए वीमेन को हमेशा अपने अधिकार के लिए सोसाइटी से फाइट करना पड़ा, और साथ में इनका कोई खुद का अधिकार नहीं है। यहाँ पर एक आर्थर रिम्बॉन्ड वो जो है लिखती हैं, होपफुली लिखती हैं कि वीमेन जो हैं वो एक फुली ह्यूमन बींग्स बन सकती हैं अगर मैन जो है उनको पूरी तरह से फ्रीडम दे दें, तो वो भी कुछ प्रूव कर सकती हैं। साइमन कॉर्ट करते हैं हर बींग्स आर कट एंड देन सीज ब्लेम्ड फॉर नॉट नोइंग हाउ टू फ्लाई। साइमन डी बॉबियर कहते हैं कि पहले तो इनके पंख ही काट दिए जाते हैं और उसके बाद कहते हैं इनके ऊपर ब्लेम किया जाता है कि इनको उड़ना आता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि विमेन को पहले तो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है जब लर्निंग स्टेज होती है, और बाद में ये कहा जाता है कि इनको तो कुछ आता ही नहीं है। सेकंड वॉल्यूम जो कि
लिव्ड एंड एक्सपीरियंस है, उसमें बात करें तो बिहेवियर एनालाइज करती हैं कि किस तरह से लड़कियां जो हैं उनको टिपिकली रूप से बचपन से ही किस तरह से उनके साथ में ट्रीट किया जाता है, बचपन से उनकी फ्रीडम, उनकी थिंकिंग एबिलिटी, बाकी सारी चीज़ों को पर बाउंडेशन लगा दिया जाता है। और इसके साथ में वो गर्ल्स के अपब्रिंगिंग है ना, गर्ल्स का एक बॉय के साथ अपब्रिंगिंग के बारे में कंट्रास्ट देती हैं और कहती हैं कि एक छोटी उम्र से ही जो है गर्ल्स को एक इन्फीरियर के रूप में देखा गया और गर्ल को एक वीमेन बनने के लिए सिखाया गया कि हाँ कि तुमको वीमेन बनना है। और फेमिनाइन मीन्स गर्ल्स को हमेशा याद दिलाया गया, हमेशा उसको कोसा गया तुम वीमेन हो और इसलिए फेमिनाइन में ही रहो। मीन्स जैसे कहा जाता है ना, लड़की हो लड़की की तरह रहो, ज़्यादा उड़ो मत। तो इस चीज़ पर कहीं ना कहीं कोट किया गया। और साइमन जो हैं उन फीमेल को डिस्क्राइब किए जो कि दो वर्क में इन्वॉल्व है। मतलब साइमन के अनुसार उस समय फीमेल को केवल दो ही कैटेगरी में डिग्निफाइड कर दिया गया। एक ऐसी वीमेन के दो ही वर्क हैं, या तो हाउस होल्ड या तो घर का काम संभालें एंड वो, और दूसरा जो है अपने हस्बैंड के लिए बेड सर्विस प्रोवाइड करें। इन्हीं दो में वीमेन जो हैं लिपट जाएं। जैसे एक तो हाउस होल्ड घर के कामकाज को संभाले और दूसरा नंबर हस्बैंड के मूड के अनुसार उनको बेड सर्विस प्रोवाइड करें। वीमेन को हमेशा एक पैसिव और सबमिसिव के रूप में देखा गया, लेकिन जबकि मेन को एक्टिव रूप से इनकरेज किया गया। एक 16 साल की ही एज से जो है कई सारे अनकंफर्टेबल थिंग्स वीमेन के ऊपर थोप दिया गया, जैसे प्यूबर्टी, अराउजल, फेयर, मेकअप, एक्सट्रीम मॉडेस्टी। ये देखिए इनके पास साइमन डी बॉबियर ने 16 साल से इन सबको फेस किया है ना, एक्सपीरियंस किया। कई सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि अर्लीस्ट सेक्सुअल इन कंट्रीज आर विद ओल्डर गर्ल्स, मतलब कई सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो कि बहुत ही जल्द सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और जहां पर उनको जो है ओल्डर गर्ल्स के साथ में रहने के लिए कहीं ना कहीं फोर्स किया जाता है। और जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सीधा सीधा ऐसे कहें, एक एडोलसेंट गर्ल जो होती हैं उनमें एक होप और एम्बिशन की उम्मीद होती है और उसके बेस पर उनको पैसिव और डिपेंडेंट बना दिया जाता है। और इसके साथ में 20th सेंचुरी में विमेंस की पॉलिटिकल, सोशल और एकेडमिक चॉइसेस की बात करें, फ्रांस में अगर 20th सेंचुरी के विमेंस की बात करें तो उनकी कोई भी चीज़ चॉइस है, चाहे वो पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिकल बेस पर हों, वो सब लिमिटेड कर दी गई, क्योंकि उस समय जो सोसाइटी था वहाँ का, वो सोसाइटी पैट्रियार्कल डोमिनेंस यानी कि मेल डोमिनेटेड बेस्ड सोसाइटी थे। और इसके साथ में उनके कई सारे वर्क को पब्लिशिंग भी नहीं करवाया गया। अब आगे देखिए यहाँ पर, अब इस बुक यानी कि द सेकंड सेक्स जब लिखी गई तो इनको कई सारे नोटेबल लिटरेरी फिगर्स के द्वारा इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। लेकिन साइमन डी बॉबियर का ये बुक द सेकंड सेक्स फेमिनिस्ट के सेकंड वेव में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। और इसका जो है स्पेशली ये तब एक सेकंड वेव के रूप में काम करता है जब यूनाइटेड स्टेट्स में इसको पब्लिश करवाया गया द सेकंड सेक्स को। तब द सेकंड सेक्स एक द सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के रूप में काम करने लगा। तो ये था आपका 2 सेक्शन। अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ। यूनिट नंबर सेकंड। तो यूनिट सेकंड का नाम है फायर ऑन द माउंटेन। अब देखिए, फायर ऑन द माउंटेन इसको लिखा था अनीता देसाई ने। फायर ऑन द माउंटेन एक नॉवेल है, 1977 ईस्वी में लिखा गया, अनीता देसाई ने लिखा। ये जो है एक सॉलिट्यूड के सब्जेक्ट के साथ
एग्जिस्टेंटलिज्म और जो है फीमेल्स का पैट्रियार्कल इंडियन सोसाइटी में विमेन के साथ किस तरह से ऑपरेशन किया जाता है, किस तरह से बिहेव किया जाता है, इस चीज़ के साथ में ये फायर ऑन द माउंटेन ट्रीट करता है। और फायर ऑन द माउंटेन जो है एक परफेक्ट ग्रीक मोड के बेसिस पर देखा जाए तो एक ये परफेक्ट ट्रेजेडी है। और फायर ऑन द माउंटेन में 3 पार्ट हैं, हर पार्ट कहीं ना कहीं विमेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होता है। जैसे विमेन कैरेक्टर में मेजर रूप से 3 हैं, बाकी कई हैं, नंदा कौल, राका और इलादास। इसके बाद में नॉवेल जो है एक बहुत ही ट्रैजिक मैनर में या ट्रेजेडी में लिखा गया है। और कहीं ना कहीं ये जो राका है ना के साथ में शुरू होता है, यानी कि राका के इर्द गिर्द ये नॉवेल घूमता है। और नॉवेल को एक स्टडी ऑफ ट्रॉमा के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है। बात करें इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, तो इसमें कैरेक्टर हैं नंदा कौल जो कि नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट हैं और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की विडो हैं। और इसके साथ में एक इंटेलिजेंट और रिक्लेसिव टाइप की वुमेन है नंदा कौल। इसके बाद में राका जो है नंदा कौल की ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। और इसके साथ में नंदा ने जब इनको ऑफर किया था, मतलब नंदा के पास ये रहने चली गई थी। जैसा कि राका के माता पिता का नाम था तारा और राकेश। तारा और राकेश बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे, मतलब दोनों लोग आपस में लड़ते थे। और जब ये जिनेवा गए थे तब इन्होंने क्या किया था, इनको नंदा के पास में छोड़ दिया था। इसके बाद इलादास जो हैं ये नंदा कौल की एक फ्रेंड हैं जो कि बचपन से ही फ्रेंड रही हैं। इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा श्रिल है और लाउड वॉइस है। और इसके साथ में ये क्लब फुट है। और इलादास जो हैं एक और हैं, ये एक वेलफेयर ऑफिसर के रूप में काम करती हैं। रामलाल जो हैं नंदा कौल के कुक हैं, है ना, कॉर्नेगो में उनके रसोई में काम करते हैं। और ये काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं और जो हैं इस कुक के बारे में अच्छा खासा इनको नॉलेज है। प्रीत सिंह की बात किया जाए तो प्रीत सिंह एक लोकल चाइल्ड ब्राइड के फादर हैं। ये प्रीत सिंह इलादास का रेप कर देते हैं और इनको मार देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इलादास जो है एक 7 साल की लड़की को एक बूढ़े व्यक्ति से शादी होने के खिलाफ है और प्रोटेस्ट कर देती है। तब प्रीत सिंह इलादास का रेप करके उसको मार देते हैं। नंदा कौल का हस्बैंड एक वाइस चांसलर था यूनिवर्सिटी में, लेकिन भले ही वाइस चांसलर था लेकिन वहीं यूनिवर्सिटी में एक मिस डेविड मैथ की प्रोफेसर थी, उनके साथ में एक लंबे समय से अफेयर में था। और ये जो है नंदा कौल की बहुत ज़्यादा केयर नहीं करता था। लेकिन अभी तो ये डेड हो चुका है, मतलब इसमें डेड दिखाया गया है। इस नॉवेल में मिस डेविड हैं। मिस डेविड एक मैथमेटिक्स की टीचर हैं और जिनके साथ नंदा कौल के हस्बैंड एक लंबे समय तक अफेयर में रह चुके हैं। आशा ये नंदा कौल की बेटी है ना, नंदा कौल की बेटी है। और आशा की बेटी का नाम तारा है। तो तारा की शादी हुई थी किससे? तारा की शादी हुई थी राकेश से, लेकिन राकेश और तारा के बीच में बनती नहीं थी और वे दोनों लोग बहुत ज़्यादा एब्यूज करते थे एक दूसरे को। और राकेश और तारा की लड़की थी राका, और इसलिए राका को उन्होंने अपने किसके पास भेज दिया? नंदा कौल के पास भेज दिया। इसमें प्रीस्ट हैं, प्रीस्ट इलादास के द्वारा डिस्क्राइब होते हैं। प्रीस्ट एक बिग्ड मैन के रूप में दिखाया गया है और वो जो हैं वेस्टर्न मेडिसिन के अपोज हैं और साथ में विलेज में कई सारे बच्चों के डेथ के ये जिम्मेदार हैं। इसके बाद में समरी ऑफ नॉवेल
नोबेल की समरी की बात करें तो जैसा पता है ये जो है नोबेल, जिसका नाम है क्या है, जिसका नाम है फायर ऑन द माउंटेन। फायर ऑन द माउंटेन 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट की समरी की बात करें तो नोबेल जो है एक लेडी जिसका नाम नंदा कौल है, जो कि एक माउंटेन पर कसौली में, माउंटेन पर कसौली नाम का एक विलेज है, वहाँ पर रहती है। नंदा कौल का हस्बैंड वाइस चांसलर है, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर है, और ये मर चुका है। नंदा कौल अब जो एक विडो का लाइफ जी रही है, और नंदा कौल का घर जो है यहीं पर सिचुएटेड है। कहाँ पर? कसौली में सिचुएटेड है। और ये जो है वहाँ पर यहाँ रह रही और आराम करती है, और तभी ये देखती है कि एक पोस्टमैन को आते हुए देखती है, और ये थोड़ा सा जब पोस्टमैन को देखती है नर्वस हो जाती है, सोचती है कि पोस्टमैन अभी कुछ ना कुछ बैड न्यूज लाएगा। अब पोस्टमैन यहाँ पर आता है और इनको एक पत्र देकर चला जाता है। जब पत्र देकर इनके हाथ में पत्र दे देता है, वो वहाँ पर जो है रामलाल के साथ में अकेले रहते थे, और जब पत्र को पढ़ती है तब नंदा कौल को पता चलता है कि आशा ने उसे पत्र लिखा है कि नंदा कौल की ग्रेट ग्रैंड डॉटर यानी कि आशा की लड़की जो है आपके साथ रहने के लिए सोच रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, रहने के लिए सोच रही है। अब आशा ने लिखा क्योंकि तारा और राकेश जो हैं जिनेवा जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि आप जो है नंदा कौल से कह रहे हैं कि आप कुछ दिन के लिए इनको अपने साथ में रख लीजिए। तारा जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, इसलिए डिप्रेस थी क्योंकि तारा का पति राकेश उसको मेंटली और फिजिकली रूप से हैरेस करता था, और साथ में आशा ने सोचा कि उसकी थोड़ी सी गलती तारा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। चूँकि आशा की लड़की तारा थी ना, और तारा जो है आशा ने सोचा कहीं ना कहीं मेरी भी बेटी की गलती होगी, क्योंकि वो हो सकता हो कि अपने पति की ख्याल ना रख रही हो। आगे देखिए, नंदा कौल अब जो है एक स्ट्रिक्ट हस्बैंड की वाइफ रह चुकी थी, और उसके पास जो है सारी चीज़ें थी, है ना। बच्चों के लिए उसने ज़िंदगी भर बच्चों का केयर किया था, इसलिए अब वो इन सब चीज़ों से हटकर एक अकेली लाइफ जीना चाहती थी। लेकिन फिर ये बात इलादास को पता चलता है, और इलादास ने कहा कि नंदा कौल, मैंने सुना है कि आपके यहाँ ग्रेट ग्रैंड डॉटर आने वाली है रहने के लिए, कितना मज़ा आएगा, आपको तो बहुत मज़ा आएगा, है ना। अभी तक आप भी अकेले रहती थी। नंदा कौल को याद है कि जब वो वाइस चांसलर की वाइफ थी तब वो इधर उधर मतलब बहुत टाइम बच्चों में व्यतीत करती थी, और इसके साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी। लेकिन अब उस समय से वो नफ़रत करती है, और इसके साथ में रामलाल से वो डिस्कस करती है, और फाइनली जो है राका इनके यहाँ रुक जाती है, यानी कि नंदा कौल के साथ में रहने लगती है, क्योंकि रामलाल जो है राका को लेने के लिए गया था। सेकंड पार्ट की बात करें तो राका जो है फाइनली नंदा कौल के घर पर पहुंच जाती है, और राका जो है मतलब नंदा कौल राका को बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हुए उसको गले लगाती है। राका जो इधर उधर की चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक देखती थी, घर में जो भी चीज़ें थी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती थी, और इसके साथ में रामलाल से नए नए क्वेश्चन पूछा करती थी। नंदा जो है अपने थॉट में बिजी रहती थी। उसने ये पाया कि ये लड़की जो है ये भी कहीं ना कहीं मेरी तरह है, अपने थॉट में बिजी रहती है। अब राका जो है एक बार माउंटेन चली गई बिना किसी से बताए हुए। नंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। कुछ समय के बाद राका वापस घर पर आती है, और जब वापस आती है तो वो मिट्टी कीचड़ वगैरह लगे होते हैं, चूँकि ये मिट्टी में खेल कूद कर आती है। और जो है नंदा ने ना कुछ कहा ना ही राका ने कुछ बोला, और दोनों लोग एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। राका जो है चली गई कपड़ा चेंज करने, और जो है राका
भी अकेली रहना चाहती थी। रामलाल जो है पानी उबाल रहा था, राका के लिए पानी वाटर बॉयल कर रहा था, और ताकि जो है वो मतलब राका नहा सके। रामलाल जो है उसको कई सारी कहानियाँ बताता है। रामलाल जो है राका को ये साथ में क्लब में खेलता भी है ना। इस तरह से होता है, और धीरे धीरे क्या होता है, नंदा को भी राका से लगाव हो जाता है। और जब तो यहाँ पर इलादास घूमने आती है नंदा के पास, और वो कहती है कि देखो मैं आऊँगी, मुझे भी राका से मिलना है। थर्ड पार्ट में इलादास आती है, राका से मिलने आती है। राका और वो जो है इलादास राका को किस करती है, और राका एक दूसरे से वो दोनों लोग बात करते हैं, और फिर इलादास अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब घर ये जाती है तो रास्ते में प्रीत सिंह इस पर अटैक कर देता है, इलादास के हाउस पर अटैक कर देता है। रास्ते में नहीं, इलादास के घर में अटैक कर देता है, और वो इलादास का रेप करता है और उसको मार देता है, क्योंकि इलादास ने 7 साल की लड़की को एक बूढ़े व्यक्ति से शादी करने के लिए जो है मना किया था, और उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट, प्रीत सिंह के खिलाफ एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था, इसलिए प्रीत सिंह ने ऐसा किया। अब नंदा कौल जो है, नंदा को ये न्यूज़ पता थी, नंदा को ये न्यूज़ पता थे, और उसे रियलाइज होता है कि वह एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ जी रही है। लास्ट में राका जो है नंदा के पास आती है और उससे कहती है कि उसने जंगल में आग लगा दी है, और इसी के साथ में ये फायर ऑन द माउंटेन कंप्लीट होता है।